हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसा कि हम लोग क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि मोशन है उसको स्टडी कर रहे थे। इसके ऑलरेडी हम लोग कई सारे लेक्चर्स कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आप ग्राफ की स्टडी करते हो दैट मीन्स कि आप एक ग्राफ को देखकर सब कुछ बता सकते हो कि वो किस तरह के नेचर को शो करवा रहा है या किस तरह की प्रॉपर्टी है उसकी, वेदर इट इज ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड और इट इज ट्रैवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी जानेंगे और जितने भी अभी तक हम लोग चीजें पढ़ के आ चुके हैं उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे समझें। मैं अगर कहना चाहूँ तो आपका पूरे चैप्टर का ये एक समरी टाइप है। आपको ये चैप्टर कभी भी, आपको ये पार्ट कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो कि आपको थियोरेटिकल नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जब आप इसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो आपको बिल्कुल ये प्रैक्टिकल वे में समझ आएगी। आपको बिल्कुल समझ आएगी कि हम लोग क्यों पॉजिटिव और निगेटिव टर्म्स को ले रहे थे, हम लोग किस तरह से उसको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करने के बाद हमारे जो पार्टिकल हैं वो किस पेस से वर्क करेंगे। सो नाउ इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी तक डिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इसी सारे टर्म्स को ग्राफ में अब पढ़ेंगे। तो आप कोई भी रेफरेंस बुक ले लीजिए, जैसे कि अगर वो एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी तो कोर्स बुक होता है, उसके अलावा साइड बुक बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, या तो एस चंद का पढ़ते हैं या तो फिर एचसी वर्मा का पढ़ते हैं। एचसी वर्मा की क्वालिटी काफी अच्छी अभी तक मानी गई है क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा उसी को फॉलो करते हैं। सो मैं भी प्रेफर करती हूँ, अगर आपसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आप एक बार जरूर एचसी वर्मा को सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके सोल्यूशन भी हम लोग अपनी साइट पे जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे ही वो सारे सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगी, नहीं तो उसके अलावा जितने भी डीपीपी हैं, नोट्स हैं, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो नाउ हमारा फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है? डिस्टेंस एक पाथ का एक लेंथ है, आपको भी पता है। तो अगर कोई भी बॉडी कुछ डिस्टेंस ही नहीं कवर कर रहा है तो उसको हम लोग रेस्ट बोलते हैं। हम लोग ये बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं कि अगर कोई भी बॉडी थोड़ा भी डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है और बॉडी एक ही पोजीशन पे है, दैट मीन्स कि वो डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, तो वो रेस्ट पे है। तो हम लोग रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ कैसे प्रेजेंट करेंगे? देन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली चलना स्टार्ट कर दिया, वो एक यूनिफॉर्म मोशन को प्रोसेस करने लगा, तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? और उसी की तरह से अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को वो प्रोसेस करने लगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? एंड नाउ बिल्कुल सिमिलर टर्म ही है डिस्प्लेसमेंट के साथ ही, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों टर्म को बिल्कुल सेपरेट सेपरेट समझाऊंगी और दोनों के ग्राफ भी बिल्कुल आपको अलग करके दिखाऊंगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों को बिल्कुल सेम तरह से दिखाया जाता है, पर थोड़े से डिफरेंसेस हैं, तो मैं आपको वो छोटा सा डिफरेंस भी बताने की कोशिश करूंगी। सो हमारा फर्स्ट ग्राफ है रेस्ट का। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या होगा? ये मैं एक एक्सिस पे डिस्टेंस बना देती हूँ और एक एक्सिस पे टाइम। आपको ही पता है कार्टेशियन प्लेन इस तरह का होता है जिसमें 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो ये डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है, उसको इसलिए हम लोग इसको y एक्सिस पर और x एक्सिस पर रखते हैं। मतलब कि हम लोग टाइम को x एक्सिस पर रखते हैं और डिस्टेंस को y एक्सिस पे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम लोग सेकंड कार्टेशियन को क्यों नहीं यूज कर सकते, तो ना तो टाइम को हम लोग कभी नेगेटिव ले सकते हैं और ना ही डिस्टेंस को, जिसके कारण हम लोग कभी भी सेकंड वाले कोऑर्डिनेट को यूज नहीं करते हैं। नाउ अगर कोई बॉडी रेस्ट पे, दैट मीन्स कि वो इस टाइम पे भी इसी पोजीशन पे होगा, इस टाइम पे भी इसी पोजीशन पे होगा और इस टाइम पे भी उसी पोजीशन पे होगा। दैट मीन्स कि उसका टाइम तो बढ़ता जाएगा लेकिन डिस्टेंस उसका 0 ही रहेगा। सो मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बना देती हूँ एंड देन आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, वो इस पॉइंट पर भी इसी डिस्टेंस पे होगा, इस पॉइंट पर भी इसी डिस्टेंस पर होगा और इस पॉइंट पर भी इसी डिस्टेंस पे होगा। अगर मैं इसको लिख कर आपको समझाऊं तो लेट से ये पॉइंट x होगा। x जब हम लोग टाइम को रीड करते हैं तो उस टाइम 2 सेकंड हो रहे होंगे, फिर हम लोग टाइम को रीड करते हैं 4 सेकंड में, तो भी वो पार्टिकल x डिस्टेंस पे ही है। देन हमारा टाइम हम लोग छठे सेकंड में देखेंगे तो छठे सेकंड में भी वो पार्टिकल x डिस्टेंस पे ही है। दैट मीन्स कि अगर डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है लेकिन टाइम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो हम लोग उस पार्टिकल को रेस्ट में बोलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि मैम यहाँ पर स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर में डिस्टेंस रख रहे हैं और नीचे में टाइम रख रहे हैं, फिर और हम लोग स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं और यहाँ पर इस ग्राफ को इस तरह से कुछ दूरी पर रिप्रेजेंट करने के कारण कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि ये डिस्टेंस कवर किया हुआ है, इस डिस्टेंस पर y का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इसको यहाँ पर अगर कर देते हैं तो आपको देखने में दिक्कत होती, आपको समझ नहीं आता। अगर आप x एक्सिस पे ही y को भी ऐसे ओवरलैप करवा दोगे तो आप नहीं देख पाओगे, ठीक से समझ नहीं पाओगे।
सो ये 0 होने के कारण हम लोग इसको हल्का सा ऊपर रिप्रेजेंट करवाते हैं। आप लोग इस तरह से इसको ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसके ऊपर भी अगर आप मोटी सी लाइन से रिप्रेजेंट कर स्पीड को, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। और ये ओवरऑल वैल्यू 0 कैसे होता है, मैं पहले ये प्रूफ कर देती हूँ। लेट्स से कि x/2 को हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर मैं सपोज नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर ये इसका आपको ग्राफ देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट के सेकंड में, लेट्स से ये 0 सेकंड पे 0 डिस्टेंस पे होगा। अगर मैं इसका ग्राफ नहीं बनाती हूँ और यहाँ पे आपको लिखने की कोशिश करती हूँ, तो ये कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट का। तो मतलब कि ये पार्टिकल, लेट्स से ये पार्टिकल P 0 टाइम पे 0 डिस्टेंस पे होगा। टाइम बढ़ गया, टाइम हो गया 2 सेकंड, तो भी वो पार्टिकल 0 डिस्टेंस पे ही है। टाइम बढ़ के हो गया 4 सेकंड, हो गया 8 सेकंड, हो गया 6 सेकंड, हो गया 8 सेकंड, हो गया, बट स्टिल यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा 0 ही है। तो इसी कारण हम लोग 0 0 के कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं। देन यहाँ पर आप x/4 को इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर इससे आप कॉमन निकालते हो x/2, तो x/2 कॉमन निकालने पे यहाँ पर 1/2 बच जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। एंड देन अगर आप x/6 को भी लिखोगे तो 1/3 इंटू x/2। एंड देन आपको भी पता है x/2 का वैल्यू 0 है, जिसके कारण ये x/4 भी 0 आएगा, x/6 भी 0 आएगा, x/8 भी 0 आएगा। स्पीड का वैल्यू 0 होगा। तो अगर कोई बॉडी के पास 0 स्पीड है, वो 0 स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो वो बॉडी कहने का मतलब मूव ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली कि बॉडी रेस्ट पे। सो आई होप आपको रेस्ट का ग्राफ समझ आ गया होगा। मैं एक बार रेस्ट के ग्राफ अच्छी तरह से बना देती हूँ। सो फर्स्ट ग्राफ ये रहा, यहाँ पर मैं आपको बना देती हूँ। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, और ये टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल एक स्लोप है जो कि स्पीड को दे रहा है। ये स्पीड का स्लोप है। नाउ हमारा सेकंड ग्राफ। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म टर्म। आपको जब भी आप ग्राफ पढ़ोगे तो एक आता है यूनिफॉर्म और एक आता है नॉन यूनिफॉर्म। तो जहां पर भी आपको नॉन यूनिफॉर्म वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको स्ट्रेट स्लोप दिखे तो आप यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट को समझिएगा। कोई भी टर्म जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन्स कि उसका ग्राफ जब भी बनेगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसका भी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनेगा। तो उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ पाराबोला बनता है। पाराबोला टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है, आप उसको पढ़ेंगे तब आपको ये पाराबोला टर्म वहां पर मिलेगा। जब आप क्लास 10th में जाओगे तो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके एक चैप्टर है जिसमें पाराबोला के बारे में बताया गया है। पाराबोला क्या होता है, ग्राफ में कैसे पाराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें। पर यहाँ पर मैं आपको अपनी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। तो मैं यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बना देती हूँ। आपको एक एक्सिस पे, आपको y एक्सिस पे डिस्टेंस लेना है और z एक्सिस पे टाइम लेना है। देन हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, और इसके स्ट्रेट जाने का रीजन ये है क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर भी वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेट्स से यहाँ पर 1 मिनट है। सो ये यूनिफॉर्मिलिटी को दिखा रहा है। ये एक यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन होता है। खुद मैं भी जब 9th में थी तो मुझे भी ये समझ नहीं आया था कि यूनिफॉर्म स्पीड का क्या ये एक सिंगल ग्राफ होता है। तो हाँ, अगर आपको कहीं पे भी डिस्टेंस मिल जाए और टाइम मिल जाए कि आपको यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाना है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। मैं ये क्वेश्चन अभी आपको पूरी तरह से नहीं समझाऊंगी कि मैंने ये क्यों बोला कि ये सिर्फ एक सिंगल ग्राफ बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी के टर्म में जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हो तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट टर्म होने के कारण यूनिफॉर्म वेलोसिटी के 3 ग्राफ बनाए जा सकते हैं। वहीं डिस्टेंस के होने के कारण, क्योंकि आपको ही पता है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होने के कारण हम लोग कभी भी इसका नेगेटिव या फिर 0 का ग्राफ नहीं बनाते, क्योंकि आपको ही पता है डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इन्फानाइट में भी जाकर अगर ये स्लोप को आप इन्फानाइट टर्म तक एक्सटेंड करोगे तब भी ये कभी भी नेगेटिव में या फिर इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। सो यहाँ पर हमारा थर्ड ग्राफ बनता है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। अगर स्पीड यूनिफॉर्म ना हो, अगर स्पीड यूनिफॉर्म ना हो तब क्या केस बनेगा। तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है तो आपको पता है पाराबोला का ग्राफ बनेगा। तो पाराबोला एक कर्व पाथ को बोलते हैं। अगर कोई भी स्लोप कर्व पाथ को बना रही है, या तो ये इस तरह का पाथ, इस तरह का पाथ, तो हम लोग इस कर्व पाथ को, ये कर्व पाथ है और इसी को हम लोग पाराबोला भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस लिख देती हूँ और यहाँ पर मैं टाइम लिख देती हूँ। और ये हमारा जो स्लोप है ये यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को दे रहा है।
या फिर वेरिएबल स्पीड भी आप इसको बोल सकते हैं। मैं आपको ये सारे टर्म्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा इसी तरह से लिखा होता है कि वेरिएबल स्पीड का ग्राफ कैसा होगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि जहां पे भी वेरिएबल टर्म आए दैट मीन्स कि वहां पे पाराबोला का ग्राफ बनता है। नाउ आपको अगर मैं इस ग्राफ को देकर बोल दूं कि आप यहाँ से डिस्टेंस का बताओ कि डिस्टेंस कहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है, तो ये स्लोप के अंडर का जो एरिया होता है, लेट्स से मैं यहाँ पर ये बना देती हूँ। सो एरिया अंडर यूनिफॉर्म स्पीड स्लोप गिव अस डिस्टेंस। तो ये जो एरिया होगा, मैं काम करती हूँ इसको मैं कलर कर देती हूँ, ये जितना भी एरिया होगा वो हमारा डिस्टेंस होगा और वो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करके देगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये बिल्कुल ट्रायंगल बन चुका है, तो ट्रायंगल के एरिया को जिस तरह से फाइंड आउट किया जाता है आप उसी तरह से डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर भी स्लोप के अंडर का एरिया आपको डिस्टेंस देगा। नाउ मैं चाहती हूँ कि आप इन तीनों ग्राफ को याद रखें और कुछ पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको याद करवा देती हूँ। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें स्पीड देता है। आपको अगर ऐसे याद रखने में दिक्कत होती है तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस को और टाइम को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए, दैट मीन्स उसका स्लोप हम लोग को एक स्पीड को देगा। तो मैं इसीलिए इस पॉइंट को एक बार लिख दी हूँ, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। एंड देन हमारा सेकंड पॉइंट होगा कि अगर यूनिफॉर्म कहीं पे टर्म मिले तो आप उसको स्ट्रेट स्लोप कंसिडर करेंगे, और अगर आपको कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म स्लोप दिखे तो आप वहां पर पाराबोला टर्म यूज करेंगे क्योंकि उसका ग्राफ पाराबोला ही बनेगा। नाउ हमारा सेकंड ग्राफ होने वाला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पर पहले ही ड्रॉ कर देती हूँ। लेट्स से ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। सो आपको भी पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी देगा, क्योंकि आपने पढ़ रखी है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आपको इसी फॉर्मूले की वजह से ये पता है कि ये जो स्लोप है, ये तीनों स्लोप, चाहे वो ये स्लोप हो या फिर ये स्लोप हो या फिर ये स्लोप हो, ये तीनों स्लोप वेलोसिटी देगा। नाउ मैं ये पूछूं, मैंने जब ऑफलाइन क्लास करवा रही थी एक स्टूडेंट को, तो उससे मैंने पूछा कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैं ड्रॉ करूं तो इन तीनों ग्राफ में कौन सा ग्राफ वैलिड है और कौन सा ग्राफ करेक्ट है, हम लोग उसको इनकरेक्ट नहीं बोल सकते। थोड़ी देर सोचने के बाद वो आंसर नहीं कर पाया क्योंकि वो कंफ्यूज था कि वो कौन सा ग्राफ को सही बोले। जैसा कि मैं इस ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पर बॉडी रेस्ट पे है। बहुत सारे स्टूडेंट इसका रीजन जानते हैं क्योंकि वो हमारे पिछले वाले कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, और आप उसी तरह से सेम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 क्यों है, और आप इसको किस तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप एक ग्राफ बना सकते हो और उसके बाद इसी को आप थिक कर दो, तो इस तरह से भी अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो रेस्ट का ग्राफ होगा। तो ये पहला वाला ग्राफ हमारा रेस्ट का हो गया। नाउ ये दोनों किस चीज का ग्राफ है, ये एक पाराबोला है। तो पाराबोला होने के कारण ये नॉन यूनिफॉर्म को शो कर रहा है, दैट मीन्स कि ये वेरिएबल का ग्राफ है। मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख देती हूँ, और ये एक कांस्टेंट का ग्राफ है। तो जैसा कि आपको पता है वेलोसिटी का नेचर है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसा कि ये वेलोसिटी का नेचर है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो वेलोसिटी या तो यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, ये दोनों नेचर को प्रोसेस करेगा क्योंकि ये इसका नेचर ही है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप यूनिफॉर्म मोशन का पॉजिटिव का ग्राफ देख सकते हो क्योंकि ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है और ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये पॉजिटिव का ग्राफ है, पॉजिटिव का है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। यही आप देख सकते हैं इस टाइम पे इस डिस्टेंस को कवर करने के बाद इस पॉइंट से स्लोप टिल्टेड होते जा रहा है, नीचे की ओर झुकते जा रहा है, जिसके कारण ये डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होते जा रहा है और जो हमारा वेलोसिटी है वो भी निगेटिव होते जा रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम भी बढ़ रहा है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में हो रहा है, टाइम यहाँ पे भी बढ़ रहा है और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर टाइम के बढ़ने के साथ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और वहीं टाइम के बढ़ने के साथ अभी भी टाइम बढ़ ही रहा है। इस पॉइंट पर आने के बाद टाइम यहाँ पर भी बढ़ रहा है, टाइम यहाँ पर भी बढ़ रहा है, टाइम यहाँ पर भी बढ़ रहा है। तो इस टाइम पे आने के बाद वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, जिसके कारण हमारा वेलोसिटी का ग्राफ है वो भी नेगेटिव बन रहा है। कई सारे, अगर आप बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे देखे होंगे, जब उन लोग स्टडी करवाते हैं, जब उन लोग पढ़ाते हैं, तो वहां पर वेलोसिटी का बहुत सारा ग्राफ दिखा देते हैं और स्टूडेंट पहले ही डर जाते हैं। लेकिन आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को देख लो तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
यहीं पर आप वेलोसिटी के तीनों नेचर को, चाहे पॉजिटिव नेचर हो या नेगेटिव नेचर हो या फिर वो जीरो हो, तीनों को बिल्कुल एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं स्टूडेंट को ऐसे सेपरेट सेपरेट भी बना के बता सकती थी, लेकिन काफी ज्यादा लेक्चर भी लेंदी हो जाता और मुझे फिर हर ग्राफ को समझाना पड़ता पर्टिकुलरली। तो आप इस ग्राफ को याद कर लें, तो ये कांस्टेंट का ग्राफ है। अगर आपको इसी तरह से डायरेक्ट इस तरह से दे दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये एक यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया जाए और यहाँ पर टाइम लिख दिया जाए, तो आपको भी पता है टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट भी घटते जा रहा है। तो ये हमारा एक टाइम आने पर जीरो भी हो जाएगा और ये घट रहा है जिसके कारण जो हमारा वेलोसिटी है वो निगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर आने के बाद इस पॉइंट पर ये जीरो वेलोसिटी को शो करेगा। दैट मीन्स की वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाएगा। सो हमारा सेकंड ग्राफ वेरिएबल का है। वेरिएबल का ग्राफ होने के का मतलब कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक आदमी है, वो 1 मीटर का डिस्टेंस 4 सेकंड में कंप्लीट करता है एंड देन अगले का 1 मीटर वो 8 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो दैट मीन्स कि उसके चलने में रेगुलरिटी नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, जिसके कारण इसका ग्राफ पाराबोला हुआ। तो ये वेलोसिटी है दैट मीन्स, और उसके चलने में भी रेगुलरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव नेचर तो शो करेगा। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप घर से स्कूल जा रहे हो, सो आप शुरू में काफी ज्यादा आप स्टार्टिंग में बहुत ही तेज चलोगे क्योंकि आपको स्कूल के लिए लेट हो रहा है, लेकिन आप स्कूल पहुंच जाओगे तो वहां पे आप अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लोगे और वहीं जब स्कूल से वापस घर आओगे तो आप काफी तेजी के साथ आओगे। आपका दैट मीन्स मोशन में रेगुलरिटी नहीं है। वहीं घर आने के बाद आप अपने डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर लोगे, जिसके कारण आपका ओवरऑल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। सो इसी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीजमेंट है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ है। वहीं धीरे धीरे यहाँ पर आप डिक्रीजमेंट देख रहे होगे और ये डिक्रीज कर गया। दैट मीन्स कि ये निगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है। ये डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पे लेट से यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर ये 3 होगा, यहाँ पर ये 2 होगा। ये इस तरह से धीरे धीरे निगेटिव हो जाएगा एंड फाइनली यहाँ पर जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आप एक चीज अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि आप कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ नेगेटिव में ड्रॉ नहीं कर सकते, वहीं आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कर सकते हो क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट टर्म है। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट होने के कारण जो इसका स्लोप है वो वेलोसिटी देगा और वेलोसिटी का ये नेचर है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसी के साथ हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आधा समझ चुके हैं। नाउ ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सेकंड स्लाइड है और इस स्लाइड में आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेगी, जैसे कि स्पीड टाइम ग्राफ। अगर मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बना दूं, लेट से ये दोनों पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों एक पॉइंट के बीच का जो पाथ है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। कि यहाँ पर जो पॉइंट ए है वो बी की तरफ चलना शुरू कर दिया, दैट मीन्स वो बी के तरफ मूव कर रहा है। वहां पर मैं डायरेक्शन को मेंशन कर चुकी हूँ, तो जिसके कारण ये सेम पाथ डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। तो जिसके कारण हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्पीड और वेलोसिटी को बिल्कुल सेम ही कंसिडर करते हैं और हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ की जगह वेलोसिटी टाइम ग्राफ वर्ड यूज कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस चांद की किताब को देखा तो उसमें स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों को सेम लिखा हुआ था। तो ये ऐसा हम लोग इसी कारण से बोलते हैं। नाउ यहाँ पर मैं जैसे कि आपको पढ़ा रही थी वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, वहां पर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं था। वहीं आप कहीं पे देख रहे होंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी और कहीं पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी। तो हम लोग इन तीनों का ग्राफ देखेंगे। तो पहले ये सोचते हैं हम लोग कि वेलोसिटी और टाइम को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिलता है। अगर हम लोग वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पे रख लें तो हमारा जो स्लोप होगा वो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन को देगा। तो नाउ हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ग्राफ होगा जब वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो मैं आपको, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख कर आ रहे होंगे तो आपको भी पता है अगर नो चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी नहीं बदलेगा तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा तो वहां पर ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। जिस तरह से पिछले स्लाइड में यहाँ पर स्पीड का वैल्यू जीरो होने के कारण ये इस तरह का ग्राफ बना, वहीं वेलोसिटी का भी वैल्यू जीरो होने के कारण इस तरह का ग्राफ बना। तो एक्सेलरेशन जीरो होगा तो हमारा ग्राफ भी इस तरह का बनेगा। सो आई होप आपको ये टर्म समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग उसी के साथ सेकंड ग्राफ को देखते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा तब हमारा ग्राफ कैसा होगा। सो अगर हमारा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। दैट मीन्स कि वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। हम लोग इसका डेफिनेशन भी पढ़े थे। इस पॉइंट का जो मैं सब पॉइंट लिखी थी उसमें लिखा था मैंने कि इफ अ बॉडी इज इन एक्सेलरेटेड मोशन दैट मीन्स इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग इसी को बिल्कुल ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो जो हमारे ये स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा और जो हमारे ये वाला स्लोप है वो भी एक्सेलरेशन देगा।
ना हमारा थर्ड जो ग्राफ होने वाला है वो अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो किस तरह से डिक्रीज होगी। सो मैं यहाँ पे टाइम बना देती हूँ, सॉरी वेलोसिटी बना देती हूँ और यहाँ पर मैं टाइम बना देती हूँ। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है दैट मीन्स कि वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब ये रिटार्डेशन का ग्राफ होगा। तो रिटार्डेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी का वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है और एक टाइम आने पर ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जीरो होने का मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाएगा कि आप इसी को बोल्ड कर दो तो आप इसको बोल्ड करो या फिर इसी को हल्का सा ऊपर रिप्रेजेंट करो, ये दोनों बात सेम ही है, इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसी के साथ हम लोग इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल समराइज्ड वे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर आप इस पार्ट को अच्छी तरह से समझ गए हो तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर के एंड में आ चुके हैं। So thank you for watching our video tutorial. For more video, you can subscribe to our channel and I will come up with the next lecture of this chapter. Till then, bye bye.